हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में थर्ड चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था रिप्रोडक्शन प्रोसेस से और साथ ही हमने समझा था कि डीएनए और रिप्रोडक्शन आपस में रिलेटेड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिप्रोडक्शन में होने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, जो है डीएनए कॉपीइंग एंड वेरिएशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा डीएनए कॉपीइंग। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है और साथ ही क्यों बनाता है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा वेरिएशंस। इस टॉपिक में हम समझेंगे वेरिएशंस क्या होती हैं और इनकी सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो है डीएनए कॉपिंग। ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। तो डीएनए कॉपिंग को समझने से पहले चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पिछले लेक्चर में समझा था। हमने समझा था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को यानी कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, बर्थ देता है। और साथ ही हमने समझा था कि एक स्पीशीज में, एक प्रजाति में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में सिमिलर दिखते हैं। वो आपस में सिमिलर इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है, यानी कि जो उनका बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट होता है, जो डीएनए होता है, वो सेम होता है। अब चलिए समझते हैं डीएनए कॉपीइंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है वो अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, बर्थ देता है। यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और जो ऑफस्प्रिंग है, उन दोनों का बॉडी डिजाइन सेम होता है। और बॉडी डिजाइन सेम है तो इसका मतलब पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का डीएनए भी सेम होता है। तो क्या रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट है वो अपना डीएनए ऑफस्प्रिंग में दे देता है, ऑफस्प्रिंग में पास ऑन कर देता है? नहीं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपना डीएनए ऑफस्प्रिंग को पास ऑन नहीं करता, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना डीएनए के सरवाइव नहीं कर सकता। तो फिर पेरेंट ऑफस्प्रिंग को डीएनए कैसे देता है? पेरेंट अपने डीएनए की एक और कॉपी बनाता है और उस कॉपी को वो आगे पास ऑन करता है अपने ऑफस्प्रिंग में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डीएनए की कॉपी बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। सो द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। रिप्रोडक्शन में जो बेसिक इवेंट होता है उसमें डीएनए की एक और कॉपी क्रिएट करी जाती है, बनाई जाती है। सो डीएनए कॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी एक और रेप्लिका बनाता है, अपनी एक और कॉपी बनाता है। तो चलिए डीएनए कॉपिंग प्रोसेस कैसे होता है एक सेल के अंदर, उसको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सेल की इमेज ली है और इस सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब ये जो सेल है ये रिप्रोड्यूसिंग सेल है, यानी कि ये सेल रिप्रोड्यूस करेगा, अपने ही जैसे सिमिलर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। और हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जब कोई सेल अपने ही जैसे सिमिलर सेल्स को प्रोड्यूस करता है वो परफॉर्म करता है सेल डिवीजन, यानी कि जो सेल है वो बीच में से डिवाइड होता है और दो नए सेल्स फॉर्म कर लेता है। अब जैसा कि हमने अभी समझा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, यानी कि वो डीएनए की कॉपी बनाता है। अब ये जो सेल है ये रिप्रोड्यूसिंग सेल है, यानी कि ये सेल रिप्रोड्यूस करेगा, तो उससे पहले ये अपने न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी एक और कॉपी बनाता है, रेप्लिका बनाता है। सेल डिवीजन में दो नए सेल्स बनते हैं और दोनों नए सेल्स को डीएनए की जरूरत होती है। इसीलिए जो पेरेंट सेल होता है वो डिवीजन से पहले अपने डीएनए की एक और कॉपी बनाता है और उसके बाद वो फाइनली डिवाइड करता है, यानी कि सेल डिवीजन करता है और दो नए सेल्स फॉर्म करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो दो नए सेल्स बने हैं
उनमें डीएनए की एक एक कॉपी ट्रांसफर हुई है, यानी कि पेरेंट से एक एक डीएनए आगे नए सेल्स में ट्रांसफर हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। अब जैसा कि हमें पता है, जो सेल है वो लाइफ प्रोसेसेस की मदद से सरवाइव करता है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी लिविंग सेल है, वो सरवाइव कर पाता है लाइफ प्रोसेसेस की मदद से। डीएनए तो सेल के लिए जरूरी है ही, लेकिन डीएनए के अलावा भी सेल के अंदर होते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स या फिर सेल्यूलर एपरेटस। सेल्यूलर एपरेटस में आते हैं सेल के वो पार्ट्स जो लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो उस वक्त डीएनए की एक और कॉपी बनती है, और साथ ही सेल के जो एपरेटस होते हैं, सेल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की एक और कॉपी बनती है। और जो नए सेल्स हैं उनमें सब में ये सेलुलर एपरेटस की कॉपी पास ऑन हो जाती है। Before dividing, a cell builds two copies of DNA so that each new cell gets one DNA copy along with its own cellular structures, and the cell divides to form two new cells. सेल डिवीजन से पहले जो सेल है वो अपने अंदर डीएनए की दो कॉपी बनाता है, और उस कॉपी के साथ वो बनाता है नए सेल के लिए सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, और उन सब को फॉर्म करने के बाद जो सेल है फाइनली डिवाइड करता है और फॉर्म करता है दो न्यू सेल्स। सेल डिवीजन से पहले जो पेरेंट सेल होता है उसके अंदर डीएनए की कॉपी बनती है, और उसके साथ बनते हैं सेलुलर एपरेटस की एक और कॉपी, और उन दोनों को ही फाइनली सेल डिवीजन के बाद नए सेल्स में ट्रांसफर करा जाता है, पास ऑन करा जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएनए कॉपिंग कैसे होती है और क्यों होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डीएनए की कॉपी है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है पेरेंट डीएनए के? यहाँ पर जो पेरेंट डीएनए ने अपनी एक और कॉपी बनाई है, क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर 100% सेम है, 100% एक्यूरेट है? नहीं, जो यहाँ पर डीएनए कॉपिंग हुई है, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। स्मॉल एरर्स अकर। जो डीएनए कॉपिंग है वो एक केमिकल रिएक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब केमिकल रिएक्शंस की मदद से होते हैं, और हमें पता है केमिकल रिएक्शंस 100% रिलायबल नहीं होते, यानी कि उनमें छोटे छोटे एरर्स आते ही हैं, जिस वजह से जो डीएनए की कॉपी होती है वो ओरिजिनल डीएनए के 100% सेम नहीं होती, 100% एक्यूरेट नहीं होती। डीएनए कॉपिंग के दौरान छोटे छोटे एरर्स आते ही हैं। इस टॉपिक में हमने समझा डीएनए कॉपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है रिप्रोडक्शन में। इस दौरान जो पेरेंट सेल है वो अपने डीएनए की एक और कॉपी बनाता है, और सेल डिवीजन के बाद उस डीएनए कॉपी को नए सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जो डीएनए कॉपिंग है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, जिस वजह से छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं डीएनए के अंदर। तो आई होप अब आपको डीएनए कॉपिंग क्या होता है क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक डीएनए कॉपिंग कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है वेरिएशंस। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी समझा, डीएनए कॉपिंग के दौरान आते हैं छोटे छोटे एरर्स, यानी कि डीएनए में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से इंडिविजुअल्स में आती हैं वेरिएशंस। ड्यू टू एरर्स इन द डीएनए कॉपिंग, वेरिएशंस अराइज। डीएनए कॉपिंग के दौरान जो एरर्स आते हैं उनकी वजह से वेरिएशंस आती है। वेरिएशंस क्या होती है? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? तो वेरिएशन का जनरल मीनिंग होता है चेंज, यानी कि जब हम किसी चीज में चेंज देखते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं वेरिएशन। और सिमिलरली बायोलॉजी में जब किसी इंडिविजुअल में, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है, तब भी हम उसको बोलते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस आर द स्मॉल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जो वेरिएशंस है वो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो इंडिविजुअल्स में आते हैं, जो सेम स्पीशीज से, सेम प्रजाति से बिलोंग करते हैं।
अब डीएनए कॉपिंग के दौरान जो छोटे छोटे एरर्स आते हैं, उनकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी हमें छोटी छोटी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सो एक प्रजाति के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और उन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। और वेरिएशंस आती है एरर की वजह से जो आए हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान। अब ये जो वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है, ये हार्मफुल भी हो सकती है और यूजफुल भी हो सकती है। यानी कि कुछ वेरिएशंस इतनी हार्मफुल हो सकती है कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो वेरिएशंस होती है वो यूजफुल होती है, फायदेमंद होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अर्ली मैन का। जब हम अर्ली मैन स्टेज पे थे तो हम एप्स की तरह नकल वॉक करते थे, यानी कि हम नकल्स की मदद से, उनके सपोर्ट की मदद से हम वॉक करते थे और हमारी जो बॉडी थी वो बेंड होकर रहती थी, यानी कि झुककर रहती थी। साथ ही हमारी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट थे। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे अंदर वेरिएशंस आए और हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो इरेक्ट होता चला गया। साथ ही जब हमने कपड़े पहनना शुरू किया, यानी कि जब दूसरे जानवरों की, दूसरे एनिमल की स्किन से अपने बॉडी को कवर करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के जो हेयर थे वो भी कम होते चले गए और हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो इरेक्ट हो गया और हम अपने लेग्स की मदद से वॉक करने लगे और फाइनली हम कन्वर्ट हो गए मॉडर्न मैन में। तो अर्ली मैन से मॉडर्न मैन में जो चेंज आया है, वेरिएशन आया है, उसकी मदद से हम और बेटर सरवाइव कर पाए हैं, अडेप्ट कर पाए हैं हमारे इन्वायरमेंट में। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ डॉग का। हम अपने इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप के डॉग्स देखते हैं। जैसे अगर हम कहीं ठंडी जगह पर जाते हैं तो वहां पर जो डॉग्स होते हैं उनका जो फर होता है वो काफी थिक होता है, मोटा होता है, यानी कि उनकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं। लेकिन अगर हम किसी गर्म जगह पर जाते हैं तो वहां पर जो डॉग्स होते हैं उनकी बॉडी पर इतने हेयर नहीं होते, क्योंकि वहां का टेम्परेचर गर्म होता है, हॉट होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनसे अडेप्ट करने के लिए हमारी बॉडी में वेरिएशंस आती हैं? हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं और वो चेंजेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी बॉडी में वेरिएशंस आती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे चेंज से सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। जैसे यहाँ पर जो ठंडी जगह पर डॉग प्रेजेंट है उसका जो हेयर का कोट है वो काफी थिक है, लेकिन जो हॉट टेम्परेचर पे प्रेजेंट डॉग है उसका जो हेयर का कोट है वो काफी थिन है। सो ये जो चेंजेस है सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये हेल्प करती हैं एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने में और सरवाइव करने में। सो वेरिएशन इंक्रीजेस द सर्वाइवल चांसेस ऑफ अ स्पीशीज। जो वेरिएशन है वो एक स्पीशीज की सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। सो इस टॉपिक में हमने समझा वेरिएशंस वो चेंजेस हैं जो हम एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखते हैं और वेरिएशंस हमें हेल्प करती है हमारे सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज करने में। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएशंस क्या होती है और इनकी सिग्निफिकेंस भी क्या होती है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक वेरिएशंस कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि डीएनए अपनी एक और कॉपी बनाता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग, और साथ ही डीएनए कॉपिंग के दौरान कुछ एरर्स आते हैं जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनमें चेंजेस देखे जाते हैं और उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।